हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। आज हम क्लास 4 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमारा नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक ही कंटिन्यू है। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। लेट्स सी ये टॉपिक कितनी वीडियोस में कवर होता है। विल ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक इन मैक्सिमम 3 वीडियोस, बट देखते हैं। सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, सो डोंट वरी। यू जस्ट नीड टू रीड करंट अफेयर्स के बाद। मैं हर क्लास में बोलती हूँ आपको कि आपको करंट अफेयर्स इतनी करनी है कि आपकी जो 1 पेजेस के नोट्स है उसमें आप जो भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ मिले, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डेटा मिले, कोई स्टैट्स मिले, यू जस्ट पुट डाउन। आपको वो 1 लाइन में हमेशा ऐड करना है अपने नोट्स में। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू मेक अ नोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सबसे पहले हम इंडिया और पाकिस्तान से करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिया और पाकिस्तान ही है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। जो जो भी डेटा पेपर 1 से रिलेटेड है या जो भी क्वेश्चन पेपर 1 से रिलेटेड है, आप वो अपने आप देख लेना। इस वीडियो की एंड में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हमेशा की तरह, एंड एट द हम कमिंग क्लासेस में विल गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले फेजेस देखते हैं। अगर आपको कोई कुछ पूछता है कि इंडिया और पाकिस्तान के फेजेस बताइए, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उनके रिलेशंस में फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टिल नाउ क्या क्या फेजेस आया, क्या स्टेजेस आई है उनके रिलेशन में। तो दीज आर समथिंग। सबसे पहला है फेज ऑफ हॉस्टिलिटी, 1947 से 2001 तक। देखो इस फेज में सबसे पहला फेज है ये, हॉस्टिलिटी इसमें है क्योंकि सबसे पहले तो इसमें पार्टीशन हॉरर है। हमें पता है उसमें कम्युनल वायलेंस विटनेस हुई थी, एथनिक वायलेंस विटनेस हुई थी। तो ये एक रीज़न है सबसे बड़ा हॉस्टिलिटी का। उसके बाद इसी फेज में 3 वॉर है। ये 3 वॉर है, ये सबको पता है। 1947, 65 एंड कारगिल वॉर। ये सब हमें इसी फेज में देखने के लिए मिला था, इसलिए हमने इस कंप्लीट फेज को कहा है फेज ऑफ हॉस्टिलिटी। सेकेंड ऑफ वी हैव फेज ऑफ पैसिफिकेशन। पैसिफिकेशन का मतलब जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू रिकनसील अवर रिलेशंस। जो अब तक रोड ब्लॉक्स आए थे, जो अब तक बम्स आ रहे थे, हम उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग इट एज पैसिफिकेशन। तो इसमें देखिए, एक सेकेंड में इसे हटा देती हूँ। 2001 टू 2008 यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखोगे लाहौर डिक्लेरेशन आया था 1999 में। दिस डिक्लेरेशन बेसिकली फोकस करता था शिमला एग्रीमेंट के जितने भी पीस क्लॉज थे उन सबको बाय लेटर एंड स्पिरिट वी आर गोइंग टू फॉलो। ये लाहौर डिक्लेरेशन में कहा था। सेकंड, हमारे पास वाजपेयी जी के प्रिंसिपल थे। इसमें आप एक लाहौर बस डिप्लोमेसी लिख सकते हैं इसमें एज एन एग्जाम्पल। लाहौर बस डिप्लोमेसी मतलब है इंटर क्रॉस बॉर्डर बस डिप्लोमेसी। इस फेज की प्रॉब्लम क्या थी? ये तो इस फेज में सब कुछ अच्छी बातें थी, फेज ऑफ पैसिफिकेशन था। इनफैक्ट इसी फेज में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी हुआ था पाकिस्तान में। तो इस फेज में एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन इस फेज में कुछ प्रॉब्लम भी थी। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी 2001 पार्लियामेंट अटैक, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा था। सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद है 2008 मुंबई अटैक। ये कुछ प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर फेज की। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा, हम कहें ना कि बहुत ज़्यादा रिलेशंस हम चाहते थे अच्छे हो, बट वो नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ये जो मेजर प्रॉब्लम है, छोटे मोटे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग इंसिडेंट्स या रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, वो हम इसमें देखते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड वी हैव फेज ऑफ पैसिव रिलेशन। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट। ये टाइमलाइन इसलिए पता होनी चाहिए, एक्चुअली इन टाइमलाइन के थ्रू ना आप डिसेफर कर सकते हो कि किस फेज में क्या हुआ था, और हमें उसके हिसाब से ऐसे को स्ट्रक्चर करने में या कोई भी क्वेश्चन है उसे आंसर करने में हेल्प मिल जाती है। इसलिए बेसिक्स पता होनी चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो, हमेशा उसके क्विक बेसिक्स आपको रेडी होने चाहिए। पैसिव रिलेशन के फेज में हमने दोबारा, किसी ने अच्छा अमन की आशा सुना होगा? अमन की आशा इसी फेज में था, एंड दिस वाज मीडिया लेड, सिविल सोसाइटी का इनिशिएटिव था।
बेसिकली ये इनिशिएटिव था सिविल सोसाइटी का, पीस इनिशिएटिव था दोनों कंट्रीज के बीच में, तो वो इस फेज में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आता है लास्ट फेज जो कंटिन्यू है 2016 ऑनवर्ड्स, दैट इज फेज ऑफ रिन्यूअल ऑफ टेंशन या रिन्यूअल ऑफ हॉस्टिलिटी। इसमें सबसे पहला इसमें है पुलवामा अटैक, उरी अटैक, पठानकोट अटैक। आप इसमें देखो अभी रीसेंट, सबसे रीसेंट का जो हुआ है उसमें वो भी आप मेंशन कर सकते हो, रियासी अटैक। तो इस फेज में दीज आर द रीजंस फॉर रिन्यूअल ऑफ हॉस्टिलिटी, और इस टाइम पे एनडीए गवर्नमेंट। तो ये चीज अब याद रखनी है। इस फेज में कुछ अच्छी चीजें भी थी, जैसे करतारपुर कॉरिडोर को आप मेंशन कर सकते हो, वो इस फेज में थी। नाउ लेट्स स्टार्ट कि इसके बाद क्या हुआ। ये सारी स्टेजेस हमने कवर कर ली है, बहुत शॉर्ट में हम इन सबको डिस्क्राइब करेंगे, और जो भी मैं बताती जा रही हूँ आप उन्हें वन लाइन में ऐड कर लो, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे कि पॉइंट में आंसर कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्चुअली में इश्यूज क्या थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मेजर इश्यूज क्या थे। सबसे पहले तो किसी भी कंट्री के बीच में आप लिखोगे, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया चाइना हो, या इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बॉर्डर इशू से, देन वी हैव रिवर इशू। इस तरीके से हमें कवर करते जाना है। सबसे पहले हम बॉर्डर इशू से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला बॉर्डर इशू इसमें है सर क्रीक लाइन को लेके। सर क्रीक लाइन हमने इसके बारे में ऑलरेडी बॉर्डर मैनेजमेंट वाले टॉपिक में डिस्कस कर रखा था, लेकिन फॉर दोस्त जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहा है, एडवाइस कि आप बॉर्डर मैनेजमेंट की वीडियो देख कर आए, ताकि आपको समझ आए कि कंटेक्स्ट क्या चल रहा है। ये एरिया है कच्छ रीजन का, यहाँ पे सर क्रीक लाइन का इशू है, और इशू क्या है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से मतलब ये है, पाकिस्तान कहता है कि ये लाइन को मैं मानता हूँ ईस्टर्न साइड की जो और इंडिया की तरफ है, वहां तक वो अपनी बाउंड्री मानता है। इंडिया ये वाली लाइन को मानता है जो और पाकिस्तान की तरफ है। तो दीज आर द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री। दिस इज द रीजन फॉर द सर्कलिक लाइन डिस्प्यूट। अब थालवेग प्रिंसिपल लिखा हुआ है। थालवेग प्रिंसिपल से देखिए हमारा क्या मतलब है। जब रेजोल्यूशन साइन हुआ था सिंध के बीच में, 1914 में बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन साइन हुआ था। तो दिस एरिया वेंट टू सिंध, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1947 सिंध पाकिस्तान का पार्ट हो गया और कच्छ रीजन इंडिया का पार्ट हो गया। एक रेजोल्यूशन 1914 में साइन हुआ था जिससे सिंध रीजन के अंदर ये एरिया आता है, लेकिन आफ्टर 1947 डाइवर्जन हुआ, सिंध पाकिस्तान का पार्ट हो गया है और कच्छ एरिया इंडिया का पार्ट हो गया है। अब इस रेजोल्यूशन में दो क्लॉजेस थे, पैराग्राफ 9 एंड पैराग्राफ 10। ये दो रेजोल्यूशन है। सो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 9 के हिसाब से जो ग्रीन लाइन है वो बाउंड्री होगी सिंध और कच्छ के बीच में। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 9 द ग्रीन लाइन विल बी द बाउंड्री बिटवीन सिंध एंड द कच्छ। तो पाकिस्तान इसको मानता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैरा 10 अगर नेविगेबल है सर क्रीक लाइन, अगर कोई मैरीटाइम बाउंड्री अगर कोई वाटर बॉडी नेविगेबल है तो हम उसमें थालवेग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। थालवेग प्रिंसिपल बेसिकली बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझे, इट जस्ट स्टेट्स कि अगर कोई वाटर बॉडी नेविगेबल है तो जो उसका सेंटर होगा उससे डिसाइड होगा कि बाउंड्री क्या होगी। सो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट। तो इंडिया पैरा 10 को मानता है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि पैरा 10 अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि इट्स नॉट नेविगेबल, बट इंडिया कहना है इट्स नेविगेबल। तो ये एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का है, डिस्प्यूट है बेसिकली पैराग्राफ 9 और 10 के बीच में। अगर इंडिया पैरा 10 को लेके जाता है तो ऑब्वियसली इंडिया अपना क्लॉज जीत जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान लेके जाता है
पैरा 10 को, तो वो हार जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक लाइन को लेके। नेक्स्ट अप वी हैव सियाचिन ग्लेशियर, जो कि कराची एग्रीमेंट से बेसिकली 1949 के प्रॉब्लमेटिक है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं अब। ये कहीं पे भी कोई भी डाउट हो ना, तो आप सबसे पहले मैप ड्रॉ करो, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो ओपन करो अपने एटलस को, सबके पास एटलस है ना, उसको एटलस को ओपन करो ताकि आपको एरिया पता चले। अक्साई चिन का एरिया किधर है, पीओके किधर है, हम सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सियाचिन ग्लेशियर है। एक सेकेंड, ये ट्राइंगल एरिया है। ये मेरी डायग्राम पे मत जाना, ये काराकोरम पास है, ये काराकोरम रेंज है, ये सेल्टारो रिज है, और ये पॉइंट है NJ 984, ये पॉइंट है। ऑपरेशन का नाम बताना है आपको, जो हमने सियाचिन ग्लेशियर के लिए कैप्चर करने के लिए यूज करा था। ओके, आई एम सो सॉरी, वो यहीं पे लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए आसान हो गया है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट था, हमने जब कराची एग्रीमेंट साइन हुआ था तो दिस वाज द लाइन, ये बाउंड्री लाइन थी। लेकिन 1983 में पाकिस्तान ने ये लाइन एनजे पॉइंट से काराकोरम पास तक कर दी। तो ये जो ट्रायंगुलर रीजन था, जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर बोल रहे हैं, दिस बिकम्स पॉइंट ऑफ कंटेंशन। आपको समझ आया? लाइन ऐसे जानी थी सेल्टारो रिज से, पर पाकिस्तान ने 1983 में ये लाइन कर दी एनजे पॉइंट से टुवर्ड्स द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बेसिकली। तो ये जो एरिया था, ये पूरा पाकिस्तान के अंडर आ गया। तो तब इंडिया ने अपना ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करा इस एरिया को कैप्चर करने के लिए। अब इंडियन आर्मी का यहाँ पे सेटलमेंट है, यहाँ पे इंडियन आर्मी अभी भी है। तो पाकिस्तान का कहना है कि वो चाहता है ये पॉइंट डीमिलिटराइज हो, लेकिन इंडियन आर्मी का कहना है कि डीमिलिटराइज तब होगा जब आप एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन से आप अपनी मिलिट्री को हटाएंगे। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई है। उसके बाद आता है सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद आता है गिलगित बल्तिस्तान। ये वाले एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं हम। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के रीजन को 5th प्रोविंस का स्टेटस दिया है। तो इंडिया ने इसके लिए आर्ग्यू करा है। और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में कितने प्रोविंस है। पाकिस्तान में बेसिकली 4 प्रोविंस है अभी तक, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने 5th प्रोविंस का दर्जा दिया है अभी। तो इंडिया ने ये एक्शन को अपोज करा है, बिकॉज इंडिया कहता है कि दिस इज इंडियाज लैंड, तो पाकिस्तान का कोई भी राइट नहीं है इस पर। फिर हमारे पास आता है इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट। वैसे तो ये अब तक की सबसे पीसफुल वाटर ट्रीटी रही है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में इस ट्रीटी को लेके अब तक कोई भी मेजर कन्फ्रंट्रेशन या कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। अभी रिसेंट टाइम में किशनगंगा वाटर प्रोजेक्ट एंड रैटल वाटर प्रोजेक्ट, ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, इन दोनों को लेके डिस्प्यूट हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी से स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ये पेपर 1 से रिलेटेड है। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाई थी 1960 में, और इसमें 3 लेवल्स है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। दीज 3 ईस्टर्न रिवर ये इंडिया के अंडर है, और ये वेस्टर्न रिवर है, ये पाकिस्तान के अंडर है। इन वेस्टर्न रिवर्स पे 80% राइट वाज गिवन टू पाकिस्तान एंड 20% टू इंडिया। तो ये इसका बेसिक डिफरेंशिएशन है कि इस वाटर ट्रीटी में बेसिकली है क्या। दूसरा है, इसमें 3 लेवल है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के।
तो हम वो डिस्कस करते हैं अब। सबसे पहला लेवल है इंटर गवर्नमेंटल लेवल। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, so the two countries will sit, they will meet and they will try to resolve their dispute at the national level, that is at the governmental level. ये सबसे पहला लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। सेकंड हमारे पास है न्यूट्रल एक्सपर्ट। न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। एंड थर्ड वी हैव परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, पाकिस्तान, ये 3 लेवल है, ये 3 ग्रेडेड रिस्पॉन्स है। मतलब सबसे पहले आप फर्स्ट पे जाएंगे, वहां पे कुछ नहीं होगा तो आप सेकंड पे जाएंगे, वहां पे भी कुछ नहीं होगा तो आप थर्ड पे जाएंगे। तो ये तीनों एक हायरार्की में है। बट पाकिस्तान ने अपना अपना क्वेश्चन सीधा न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने के लिए बोला, क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे किशनगंगा और रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन सॉल्व नहीं हो पाया था। तो जो उनका डिस्प्यूट था वो एज इट इज कैरी हुआ। पाकिस्तान ने डिमांड करी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट हो बाय द वर्ल्ड बैंक। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसने अपनी डिमांड वापस ली और बोला वी वांट रेजोल्यूशन इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो इंडिया ने इसके लिए ऑब्जेक्ट करा कि अगर आपको अपने डिस्प्यूट लेके जाने हैं सो यू नीड टू गो थ्रू द हायरार्की। वी हैव इंटर गवर्नमेंटल लेवल, उस पर हम सॉल्व नहीं कर पाए, देन वी हैव टू गो थ्रू द न्यूट्रल एक्सपर्ट लेवल, हायरार्की में जाना चाहिए। तो इसके ऊपर अभी ऑब्जेक्शन इंडिया ने करा। उसके बाद ये 2 लेवल, ये 2 चीजें हो चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसमें रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता क्या है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो आपको बताना है इट्स बेसिकली द स्ट्रैटेजी इन विच कंट्री लैंड ऑफ वन कंट्री इज यूज्ड टू स्प्रेड टेरर इन द नेबरिंग कंट्रीज। Likewise, in this, land of one country is used. So whose land is used here? Pakistan, to spread terror in the other countries. Most important here is China to spread most important here is India to spread terror in India. It is a part of grey zone conflict. Grey zone conflict basically वो situation कहते हैं ना तो war है और ना ही peace है, ना ही war वाली situation है ना ही peace वाली situation है, दोनों में से कोई सी भी situation नहीं है। तो बीच की सिचुएशन है, उसको हम ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज अ पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन। उसके बाद वी हैव बॉर्डर स्क्रिमिशेस, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, स्मगलिंग, ये सब हमने बॉर्डर मैनेजमेंट में भी डिस्कस करा है। ये बॉर्डर स्क्रिमिशेस का पार्ट आते हैं। इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, ड्रोन अटैक, आर्म्स स्मगलिंग, इनफिल्ट्रेशन, ये सब चीजें भी आप इसी में ऐड कर सकते हो, इसी पॉइंट में। इसके अलावा हमने रिस्पॉन्स क्या दिया था, सबको पता होगा, सर्जिकल स्ट्राइक उरी अटैक के टाइम पे, एंड एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पुलवामा अटैक के टाइम पे। तो ये इसी का पार्ट है। लास्ट है इकोनॉमिक डिस्प्यूट। जैसे ही अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हुआ बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान ने ट्रेड सस्पेंड कर दिया अपना इंडिया के साथ। वैसे भी पाकिस्तान को ये करना ज़रूरी था, क्योंकि फरवरी में जब पुलवामा अटैक हुआ था तब इंडिया ने पाकिस्तान का MFN स्टेटस विड्रॉ कर लिया था। MFN स्टेटस नहीं पता है, हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, डोंट वरी। MFN का मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसके 2 टॉपिक है, इक्वल ट्रीटमेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली दिस मीन्स हमने MFN स्टेटस पाकिस्तान को दिया था, सो एज कंट्री इंडिया इज गारंटिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट यू विद द अदर कंट्री। जैसा ट्रीटमेंट बाकी कंट्रीज को मिलता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, हम वही ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसका ये मतलब है MFN स्टेटस का। तो इसके हटते ही आई थिंक 150 to 200% इंक्रीज हो गया था इम्पोर्ट ड्यूटी में। सो द
एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी गुड्स बिकम कॉस्टली, तो उन्हें वैसे भी लॉस हो रहा था। अगस्त में दे सस्पेंडेड ट्रेड आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो ये एक डिस्प्यूट है, इकोनॉमिक डिस्प्यूट। ये पांच चीजें हैं, इसके अंदर आप छोटी छोटी चीजें करके लिख सकते हैं। जैसे आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा कि रिसेंटली ट्रेड लेवल रिचेज इतना मच, तो आप वो इस पॉइंट में डाल सकते हैं। आपने रिसेंटली पढ़ा कि ये अटैक हुआ, इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है, तो वो आप लिख सकते हैं। अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। जितने भी आप कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और आपको ये करना होगा कि इंडिया चाइना के बारे में डिस्कस करना है, इंडिया बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करना है, तो आपको सबसे पहले उस पर डिप्लोमेटिक मेजर्स बताने होंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना सॉल्यूशन में या तो डिप्लोमेटिक मेजर या हेडिंग अलग अलग हो सकती है, कंटेक्स्ट और मीनिंग उनका सेम ही है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, डिप्लोमेटिक मेजर, ये सब लिखने हैं आपको। लाहौर डिक्लेरेशन हमने डिस्कस करा था अभी, ये एक पॉइंट है। दिल्ली लाहौर बस पॉलिसी, 2003 सीज फायर एग्रीमेंट और करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर तो रीसेंट है, तो ये तो आपको हमेशा मेंशन करना है, ये सबसे रीसेंट है, तो ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। ये हुआ किस लिए था? करतारपुर कॉरिडोर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2019 ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी। गुरदासपुर एंड पाकिस्तान के बीच में वीज़ा फ्री अराइवल, सिक्योरिटी चेक के थ्रू और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये दो चीज़ इसमें। तो करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए फॉर पेपर 1। Next we have diplomatic efforts. What are the diplomatic efforts that are being taken between India and Pakistan? Regional organization के साथ मिलके we are trying to have a dialogue. इंडिया ने सार्क से, अभी आपने बहुत टाइम से सुना होगा कि न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ऐड आ रहा है कि वाई सार्क इज बिकमिंग डेड। तो उसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि इंडिया ने वॉकआउट कर लिया था जब हमें पता चला था कि सार्क की मीटिंग इस्लामाबाद में होने वाली थी। तो हमने एससीओ के थ्रू काम कर रहे हैं, ये एक पॉइंट लिख सकते हो। एससीओ में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। देन वी हैव ट्रैक 2, जिसे हम बोलते हैं बैक चैनल या इनफॉर्मल डिप्लोमेसी। तो इसके थ्रू इंगेजमेंट हमेशा ओपन रहनी चाहिए। फॉर्मल इंगेजमेंट अगर आपकी बंद भी है बिटवीन द टू कंट्रीज बिकॉज ऑफ सम इशू, तो हमेशा इनफॉर्मल इंगेजमेंट आपकी ओपन रहनी चाहिए। यही होती है परफेक्ट डिप्लोमेसी। दैट्स हाउ यू मेक योर कंट्री स्ट्रॉन्ग। और एक चीज और है, हमें कॉमन एरियाज पे फाइट करनी चाहिए। जैसे हाँ, इसमें हम जैसे इसे छोड़िए, जैसे हम इसमें कॉमन एरियाज ऑफ कॉपरेशन दे सकते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों साउथ एशियन कंट्रीज है, तो हम उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे क्लाइमेट चेंज को लेके इशू है वही पाकिस्तान के है। इंडिया और पाकिस्तान अभी कॉमन एरियाज को लेके डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि लोकस्ट अटैक। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कोऑपरेशन भी मांगा था, कोविड-19 के टाइम पे आया था ना 2020 में लोकस्ट अटैक, मार्च अप्रैल में। देन वी हैव तापी पाइपलाइन, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये कहाँ कहाँ से होके गुजरती है? तुर्कमेनिस्तान के गैस फील्ड से, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, देन इंडिया। तो इन एरियाज पे काम करना चाहिए। अगर दो कंट्रीज, अगर हमारा इंडिया और पाकिस्तान का कोई कॉमन टॉपिक है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, लोकस्ट अटैक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है जैसे तापी पाइपलाइन है, ये हम दोनों की ही जरूरत है, तो हमें इन एरियाज पे काम करने चाहिए। इसमें क्या होगा? इसके अलावा रेट्स क्या है? एससीओ का है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, तो हम इसमें भी काम कर सकते हैं मिलके। सो वी नीड टू फाइंड द कॉमन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनफॉर्मल डिप्लोमेसी के चैनल हमेशा ओपन रहने चाहिए, चाहे वो मल्टीलेटरल फॉरम के थ्रू ही रहे। अच्छा, अभी रिसेंट एससीओ समिट हुई थी, आई थिंक अक्टूबर में हुई थी रिसेंट एससीओ समिट। यस, आप उसकी लोकेशन बताइए, वो कहाँ पर हुई थी? नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी मेजर्स। ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स हमने बहुत डिस्कस करे हैं।
ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स हमने बॉर्डर मैनेजमेंट में डिस्कस कर रखे हैं, स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट, CIBMS, थर्मल इमेजिंग कैमराज, इंफ्रारेड कैमराज, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रायसेट, सैटेलाइट, जितने भी हमने उसमें डिस्कस करे आप सारे इसमें लिख दीजिए। स्मार्ट फेंसिंग टेक्नोलॉजी या CIBMS, जो भी आपको याद आ रहा है, बोल्ड QIT, जो भी याद आ रहा है सिक्योरिटी मेजर्स में। अब चलिए इंडिया पाकिस्तान को डिस्कस कर लिया हमने, आज के लिए इतना ही। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हर क्लास में जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चन, वो आपकी हेल्प ही करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आंसर को लिखना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है। चाहे आप कैसा भी लिखो, बट ट्राई टू एक्चुअली अटेम्प्ट। चाहे आप, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो आप बस उसके पॉइंट्स इकट्ठा कर लो। मुझे समझ नहीं आ रहा है अगर, तो मैंने उसके पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए। उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब दोबारा इस टॉपिक को पढ़ोगे, उसके बाद अटेम्प्ट करो। इस तरीके से करो। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। रोल ऑफ इंडिया पाकिस्तान इन इन्फ्लुएंसिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ साउथ एशियन रीजन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हम बोल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का क्या रोल है साउथ एशियन रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। सिक्योरिटी जहाँ पे भी आएगा वहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी हमेशा आएंगे, ये चीज़ याद रखना। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हमें इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बताना है। हमें बताना है कि क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। सबसे पहले देखिए, इन दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक राइवलरी है इंडिया और पाकिस्तान की। इस राइवलरी की वजह से रीजन में क्या आती है, इंस्टेबिलिटी आती है। भाई घर में 4 भाई है, उसमें से 2 लड़ते रहेंगे तो पूरा घर का माहौल खराब रहेगा ना। आपस में आप भाई बहन लड़ते रहोगे तो पूरे घर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, पूरे घर में क्योस सा क्रिएट होगा। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या फिर पीपल टू पीपल टाइज है, वो हैम्पर होती है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा ना तापी पाइपलाइन, ये अब तक प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं हो पाया है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है दोनों कंट्रीज में। तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है रीजनल कोऑपरेशन, वीकनिंग ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। जैसे कि एग्जांपल में सार्क। व्हाई वी आर सेइंग द सार्क इज डेड, क्योंकि ट्रस्ट इशू की वजह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जो मल्टीलेटरल फोरम है, जो रीजनल इशू हम काउंटर कर सकते थे साउथ एशिया के एक जगह पे मिलके, वो सारे नहीं हो पा रहे हैं सब कंट्रीज के साथ मिलके। जैसे BVIN कॉरिडोर है, वो ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा है। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि रीजनल इशू भी इफेक्ट होते हैं। तो इन पॉइंट को यूज करके आपको अपना 300 वर्ड का ऐसे लिखना है। और जब भी लिखो ना, उसके बाद आपको लास्ट का पैराग्राफ छोड़ना है वे फॉरवर्ड के लिए। ये वाला आपका पैराग्राफ होगा वे फॉरवर्ड, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं। तो वही सब लिख दो। इनफॉर्मल डायलॉग रखने चाहिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, बाकी सारी कंट्रीज के साथ मिलके स्टीरियोटाइप और ट्रस्ट इशू को ब्रेक करके हमें अपने नई इश्यूज को ढूंढना चाहिए, जैसे कॉमन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को ढूंढना चाहिए। तो ये सब आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आपका इसमें आराम से 300 वर्ड्स का ऐसे लिखा जाएगा। सो इन द कमिंग वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। जिसका भी ऐसे मुझे मिलेगा चेक करने के लिए, आई ट्राई। सारे तो देखो नहीं कर सकते हैं, बट आई ट्राई कि किसी भी एक स्टूडेंट का ऐसे आई ट्राई टू चेक, और वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इंडिया और चाइना के इशू के साथ। ओके, बाय एवरीवन।